खड़ी बोली गद्य के विकास की जब हम बात करते हैं तो हमने देखा कि आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में यह जो पहला चरण था खड़ी बोली के विकास का, यह उसके उद्भव का चरण था। और इसके बाद खड़ी बोली गद्य ने धीरे धीरे हिंदी की अनेक बोलियों के साथ विकास प्रारंभ किया। आधुनिक काल तक आते आते यह एक सशक्त गद्य लेखन की परंपरा को उद्घाटित करने वाली, उजागर करने वाली एक भाषा बन गई और एक विधा बन गई। और फिर इसके अंतर्गत अनेक विधाएं लेखन के साथ जुड़ती चली गई। इसलिए खड़ी बोली गद्य के विकास का जो दूसरा चरण है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी प्रशासन, शिक्षा दीक्षा, ईसाई धर्म का प्रचार और प्रेस की, मुद्रण की स्थापना, उद्योगों का आगमन, उदारीकरण, ये तमाम बातें इस बात का प्रमाण बनती हैं। इंग्लैंड से आने वाले बहुत से अधिकारियों को भी खड़ी बोली हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी इन भाषाओं को सीखने के उद्देश्य से हिंदी गद्य के विकास से जुड़ना पड़ा। इसलिए जो हिंदी गद्य के विकास से जुड़ने वाले मिशनरी संस्थान थे, जो व्यक्तित्व थे, उन्होंने इस दृष्टि से गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता से फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी स्थापना हुई और इस कॉलेज में नियुक्त बहुत ही प्रसिद्ध प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, उन्होंने हिंदी सीखने, शिक्षण प्राप्त करने के लिए जिन दो भाषा पंडितों, जिन दो भाषा विदों को नियुक्त किया, उनमें महत्वपूर्ण चर्चित नाम जो हिंदी गद्य के आधारशिला बनकर हमारे सामने आते हैं वो हैं श्री लल्लू लाल तथा श्री सदल मिश्र। आगे चलकर दो अन्य विद्वान भी, लल्लू जी लाल और सदल मिश्र के बाद दो अन्य विद्वान भी अपनी सेवाओं के साथ इस अभियान से, इस आंदोलन से जुड़ गए, जिन्हें हम मुंशी सदासुख लाल नियाज के रूप में और इंशा अल्लाह खां के रूप में जानते हैं। श्री लल्लू लाल जी, जिनका समय 1763 से 1825 माना जाता है, ये आगरा के निवासी थे। फारसी, संस्कृत, उर्दू और हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान थे। लल्लू लाल जी को भाषा मुंशी यानी हिंदी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। तो एक तरह से यह लैंग्वेज टीचिंग जिसको हम कहते हैं, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें भाषा मुंशी के पद पर नियुक्त किया गया था। हिंदी और उर्दू पढ़ाने का दायित्व उन्हें सौंपा गया था। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, किंतु खड़ी बोली की दृष्टि से उनका प्रेम सागर ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह चतुर्भुज दास विरचित भागवत का हिंदी अनुवाद है और संस्कृत निष्ठ हिंदी में इस अनुवाद को प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद सदल मिश्र, जिनका समय सन 1768 से 1847 ईस्वी माना जाता है, आरा बिहार के निवासी सदल मिश्र संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे। नासिकेतोपाख्यान इनकी बहुत ही चर्चित रचना मानी जाती है। संस्कृत से खड़ी बोली में और खड़ी बोली से संस्कृत में अनुवाद की एक परंपरा को इन्होंने निभाया और उसे मजबूत किया। इनकी खड़ी बोली गद्य भाषा लल्लू जी की तुलना में कुछ अधिक प्रभावशाली, रोचक और ग्राह्य भी थी। सरल, सहज, सुगम और लोचदार गद्य, ये जो गद्य लेखन है इसे लचीला बनाया और इसके सृजन से उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान भी बनाई। इसके बाद मुंशी सदासुख लाल नियाज, जिनका समय 1746 ईस्वी से 1844 ईस्वी
माना जाता है। ये दिल्ली वासी थे और उर्दू और फारसी में न्यास उपनाम से ये लिखा करते थे। भागवत के आधार पर इनकी लिखी सुख सागर तरंग नामक रचना बहुत चर्चित रही और हिंदी गद्य की दृष्टि से उसे एक महत्वपूर्ण रचना माना गया। खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने विष्णु पुराण के आधार पर एक आधी अधूरी पुस्तक भी लिखी और चौथे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर इंशा अल्लाह खां, जिनका समय सन 1764 से 1818 तक माना जाता है। ये दिल्ली निवासी मुगल दरबार से संबद्ध थे और इन्होंने फारसी, अरबी, उर्दू इन भाषाओं का आधिकारिक ज्ञान अर्जित किया था। खड़ी बोली गद्य में भी इन्हें महारत हासिल थी। रानी केतकी की कहानी लिखकर इन्होंने प्रौढ़ खड़ी बोली लेखन का परिचय दिया। रानी केतकी की कहानी को कुछ लोग हिंदी कहानी की आरंभिक कहानी के रूप में भी उल्लिखित करते हैं। इनका गद्य पहले के तीनों भाषाविदों से अधिक रोचक, मनोहर, ग्राह्य और आकर्षक भी था। क्रमशः इसका मतलब गद्य लेखन में, गद्य के स्वरूप में, गद्य के प्रतिमानों में अंतर आता चला गया। ईसाई प्रचारक और खड़ी बोली गद्य, इनके आगमन की बात जब हम करते हैं तो इन प्रचारकों ने अपने धर्म प्रचार के लिए बाइबिल का हिंदी में और भारतीय भाषाओं में तथा विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद कराया। अनेक पाठ्यपुस्तकें इन्होंने लिखवाईं। धर्म प्रचार की सामग्री भी खड़ी बोली गद्य में तैयार करवाई गई। स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी, ऑर्फेन प्रेस की स्थापना, नागरी लिपि में टाइप की व्यवस्था, ये सब इस बात के सशक्त प्रमाण हैं कि इन सब ने ईसाई धर्म के प्रचार में कोई कसर न रहे, इसलिए गद्य को प्रोत्साहित किया, गद्य लेखन को सशक्त बनाया। ईसाई प्रचारकों ने अपने लक्ष्य की सिद्धि के साथ साथ हिंदी गद्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका प्रकारांतर से निभाई। हिंदी में बहुत से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ होने लगा। खड़ी बोली गद्य विकास का एक मंत्र बनता चला गया, यानी खड़ी बोली ने भारतीय विकास में, राष्ट्रीय विकास में, उन्नयन और नव उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय ने बंगदूत का संपादन किया। जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड, जिसे हिंदी का पहला पत्र भी माना जाता है, उसका प्रकाशन किया। बाबू तारामोहन मिश्र ने सुधाकर और बुद्धि प्रकाश जैसे पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ किया, संपादन किया और हिंदी खड़ी बोली को एक तरह से उन्होंने उड़ान दे दी, पंख लगा दिए। खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास ब्रह्म समाज और आर्य समाज ने, ईसाई धर्म प्रचार की नीतियों ने, धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति देखकर राजा राममोहन राय ने बंगाल में वेदांत और उपनिषदों के ज्ञान से अवगत कराने के लिए भारतीयों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की और जो भारतीय विरासत है, जो कालजयी रचनाएं हैं, उनका अनुवाद उपस्थित कराने में मदद की। खड़ी बोली हिंदी गद्य का विकास ब्रह्म समाज और आर्य समाज के रूप में या उनकी मदद से बहुत अधिक हुआ। ईसाई धर्म प्रचार के बाद धर्म परिवर्तन की प्रवृत्ति देखकर राजा राममोहन राय ने इस दिशा में रचनात्मक भूमिका निभाई और शुद्ध ब्रह्मोपासना के प्रचार के लिए उन्होंने वेदांत सूत्रों का अनुवाद प्रकाशित करके भारतीय देशवासियों को, नागरिकों को उसकी ओर उन्मुख किया। उत्तरी भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और आर्य भाषा हिंदी के प्रयोग पर बल दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका इस दिशा में अत्यंत सराहनीय और स्मरणीय रही। सत्यार्थ प्रकाश, जिसकी पठनीयता ने, जिसकी स्वीकृति ने मानो ऐसा जादू कर दिया और उर्दू शब्दों का बहिष्कार करते हुए तत्सम शब्दावली में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए इस रचना का प्रस्तुतिकरण और उसके हिंदी अर्थ या हिंदी अनुवाद के साथ उसकी प्रस्तुति भी लगातार होती चली गई।
पंजाब निवासी श्री नवीन चंद राय ने सरकारी भाषा नीति का विरोध करते हुए अंग्रेजी की अनिवार्यता को नकार दिया और हिंदी प्रचार के लिए अनेक प्रांतों का भ्रमण करते हुए दौरा किया। जन जागरण की दृष्टि से, भारतवासियों को भाषा बोध से जोड़ने की दृष्टि से उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवीन चंद्र राय ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका और विधवा विवाह पुस्तक का हिंदी में लेखन करते हुए उल्लेखनीय कार्य किया। इन दोनों की उपस्थिति ने हिंदी गद्य की पठनीयता को बढ़ाया, पाठकों के मन में एक आकर्षण पैदा किया। श्रद्धाराम फिल्लोरी का नाम इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंजाब निवासी श्री फिल्लोरी जी हिंदी के और हिंदी की शुद्धता के प्रबल पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा और हिंदू जाति को ईसाई धर्म और अन्य बाह्य धार्मिक प्रभावों से बचाने के लिए फिल्लोरी जी ने बहुत से सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं का निर्माण पंजाब में विशेष रूप से किया। अब ये जो एक व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, यह इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने हिंदी भाषा को, संस्कृतनिष्ठ भाषा को, हिंदू जाति को जागृत करने के लिए और ईसाई धर्म, अन्य बाह्य धार्मिक प्रभाव जो बढ़ रहे थे, उन सब से बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए भारतीय भाषा का, भारतीय बोध का यह जो दायित्व निर्वाह उन्होंने किया, यह महत्वपूर्ण था। बहुत से महत्वपूर्ण ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिनमें सत्यामृत प्रवाह, तत्व दीपक, आत्मचिकित्सा, धर्म रक्षा, भाग्यवती, आत्मचरित, विश्व प्रसिद्ध भारती और सबसे महत्वपूर्ण जिस आरती को पूरा हिंदू समुदाय पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सशब्द भाव से गायन करता है, ओम जय जगदीश हरे, इसका लेखन भी श्रद्धाराम फिल्लोरी ने ही किया था। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद का और राजा लक्ष्मण सिंह का योगदान भी हिंदी गद्य के विकास में, खड़ी बोली गद्य के विकास में और ब्रजभाषा गद्य के विकास में महत्वपूर्ण रहा। अंग्रेजी सरकार की जो ढुलमुल नीति थी, भाषा नीति, इन दोनों राजाओं ने, ये शासक थे, राजा थे, इन्होंने हिंदी का प्रबल पक्षधर बनकर और एक संरक्षक की भूमिका निभाते हुए हिंदी के प्रचार प्रसार को, खड़ी बोली, लेखन, गद्य और पद्य, इनके विस्तार को बहुत महत्व दिया। राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने अनेक पाठ्य पुस्तकें हिंदी में तैयार की और पंडित वंशीधर तथा श्रीलाल और बद्रीलाल जी से भी पुस्तकें लिखवाईं। तो ये केवल लेखन संपादन तक सीमित नहीं थे, ये अन्य लेखकों को प्रेरित, प्रोत्साहित भी कर रहे थे, ताकि हिंदी में लेखन की यह परंपरा सशक्त भी हो, सुदीर्घ भी हो। राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, आलसियों का कोड़ा, सिखों का उदय और अस्त, ऐसी अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों ने हिंदी गद्य को प्रचारित प्रसारित करने में रचनात्मक भूमिका निभाई। सन 1845 तक आते आते राजा जी ने बनारस से अखबार भी हिंदी गद्य में, यानी बनारस नाम का अखबार हिंदी गद्य में प्रकाशित किया और इसकी लिपि देवनागरी रखी। फारसी मिश्रित हिंदी भाषा में यह प्रारंभ हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह शुद्ध हिंदी के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने हिंदी और उर्दू को दो भिन्न भिन्न बोलियों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया। उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी के वे विरोधी थे, वे शुद्धतावादी थे। वो चाहते थे कि हिंदी को हम संस्कृतनिष्ठ मानक भाषा के रूप में आगे बढ़ाएं। उन्होंने प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। कालिदास कृत जो महत्वपूर्ण कालजयी विश्व प्रसिद्ध रचनाएं रघुवंशम और मेघदूतम, इनका हिंदी में रघुवंश और मेघदूत नाम से अनुवाद किया और अभिज्ञान शाकुंतलम के रूप में अनुदित रचना जो उपस्थित हुई, उसने बहुत ख्याति अर्जित की।
वस्तुतः जो गद्य था इन रचनाकारों का, उनके समय तक के हिंदी गद्य इतिहास में वह अत्यंत व्यवस्थित, पुष्ट और संप्रेषणीय गद्य बनकर आया। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। भारतेंदु युग हिंदी की स्वीकृति और प्रतिष्ठा के लिए संघर्षरत था। इस युग में राजा लक्ष्मण सिंह उनसे पहले विशुद्ध संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक बनकर उपस्थित हो चुके थे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षधर बनकर आ चुके थे। तो हम देखें कि राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृतनिष्ठ हिंदी के समर्थक थे और शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी के समर्थक थे। भारतेंदु युग में इन दोनों के मध्य का मार्ग चुनकर हिंदी गद्य की प्रतिष्ठा और गद्य विधाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, ऐतिहासिक कार्य किया। सांस्कृतिक जागरण के युग के रूप में भारतेंदु युग आया। भारतेंदु प्रगतिशील चेतना के प्रतिनिधि बनकर उभरे। उन्होंने कविता के अतिरिक्त अनेक गद्य साहित्य में अनुशासन के रूप में अपनाते हुए निबंध, नाटक, भाषण, अनुवाद आदि इनको भी सृजित किया। भारतेंदु युग में बहुत से नाटक, बहुत से उपन्यास, बहुत सी कहानियां, निबंध और आलोचना आदि के क्षेत्र में भी लेखन प्रारंभ हुआ और इससे हिंदी गद्य लेखन को बल मिला, शक्ति मिली। हम देख सकते हैं कि हिंदी गद्य का यह जो विकास है, यह जो उद्भव है, यह वास्तव में अद्भुत है। और भारतेंदु युग में जिस तरह से गद्य की अनेक विधाओं का आगमन हुआ, उनमें उपन्यास हैं, नाटक हैं, कहानी हैं, जीवनी हैं, रेखाचित्र हैं, संस्मरण हैं, डायरी हैं और यात्रा वृत्तांत आदि हैं। और इन सब के साथ साथ भारतेंदु ने स्वयं अनेक अंग्रेजी लिखित नाटकों का अनुवाद किया और अनुवाद करने के लिए बहुत से लोगों को वो प्रेरित करते रहे। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी गद्य की जो उपलब्धि थी उसे सशक्त बनाने का काम किया और इसका एक रचनात्मक लाभ यह हुआ कि जो दुर्लभ बंधु नाम का नाटक है हिंदी में, वो मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद था। उनके युग के जो भारतेंदु मंडल के अनेक रचनाकार थे, उन्हें गद्य लेखन की ओर उन्मुख किया, प्रेरित किया और उन्हें अनुवाद के लिए भी प्रेरित किया। यह कहा कि आप ये जो पारंपरिक विषय हैं उनको छोड़कर गद्य में समकालीन चिंतन के मुद्दों को, वैश्विक समस्याओं को आप गद्य लेखन से जोड़िए, उस पर निबंध, कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लेखन का दायित्व संभालिए। बहुत सी जीवनियां भी लिखी गईं, बहुत सी आत्मकथाओं के लेखन का शुभारंभ भी हुआ। अनेक हिंदी सेवी संस्थाओं ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग ने पत्रकारिता के माध्यम से नाट्य लेखन और कहानी, उपन्यास आदि, कथा साहित्य आदि के क्षेत्र में, अनुवाद आदि के क्षेत्र में जो भूमिका निभाई, उससे हिंदी गद्य को बल मिला। और बहुत सारे रचनाकार, प्रताप नारायण मिश्र ने उसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बालकृष्ण भट्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ये भारतेंदु मंडल के जो रचनाकार थे, ये द्विवेदी युग तक लगातार सृजन से जुड़े रहे, लेखन करते रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग जब आया तो उन्होंने सरस्वती पत्रिका, जिसका शुभारंभ 1900 में बाबू श्याम सुंदर दास के संपादकत्व में प्रारंभ हुआ था और नागरी प्रचारणी सभा ने इस पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर हिंदी गद्य लेखन को प्रोत्साहित किया, खड़ी बोली लेखन को आंदोलन बनाकर प्रोत्साहित किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो खड़ी बोली को एक आंदोलन ही बना दिया। इसलिए आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को गद्य काल का इतिहास भी कहा जाता है, क्योंकि गद्य की अनेक वो विधाएं जो भारतेंदु युग में भी नहीं थी, वो द्विवेदी युग में आगे बढ़ने लगी।
उनमें सृजन होने लगा। और भारतेंदु द्विवेदी युग में जो विधाएं थीं वो उससे पहले उपलब्ध नहीं थीं। तो एक तरह से गद्य विधाओं के अनेक रूप हमारे सामने आते चले गए। और इसी का लाभ हुआ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य लेखन को प्रोत्साहित करते हुए, अनुवाद को प्रोत्साहित करते हुए, पत्रकारिता को प्रोत्साहित करते हुए बहुत सारी जैसे निबंध आदि लिखवाए, कहानियाँ आदि लिखवाईं और समकालीन मुद्दों पर जो दुनिया में बहुत चर्चा का विषय बने हुए थे, जैसे स्त्री शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, बेरोजगारी और गरीबी निवारण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसी तरह से राष्ट्रीयता की चेतना यह भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। यही तो मैथिली शरण गुप्त का या सियाराम शरण गुप्त का जो अगर हम काव्य देखें, उनकी रचनाएं देखें तो उनके नामकरण में भी, उनकी रचनाओं की विषय वस्तु में भी वह राष्ट्रीय चेतना हमें दिखाई देती है। और गद्य लेखन में भी इस भारतेंदु और द्विवेदी युग के समस्त रचनाकारों ने जो भूमिका निभाई थी वही आज के इस गद्य की आधारशिला बन सके। तो जिस गद्य का प्रारंभ आदिकाल में, भक्तिकाल में, रीतिकाल में हुआ, वह गद्य जो राजस्थानी गद्य के रूप में, ब्रजभाषा गद्य के रूप में या अन्य भारतीय और हिंदी बोलियों के रूप में हमें उपलब्ध हुआ, वह जब हिंदी में ब्रजभाषा गद्य से होता हुआ रीतिकाल से आधुनिक काल तक आया तो खड़ी बोली गद्य को उसने एक मजबूत आधारशिला प्रदान कर दी। और उसी का यह प्रभाव है कि बहुत से रचनाकारों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में अनेक औपन्यासिक रचनाएं, कहानी का लेखन किया, नाट्य रचनाओं का सृजन किया। और यहाँ तक के भारतेंदु और द्विवेदी युग के बाद के युग में हम चलें तो छायावाद में आकर तो वह हिंदी खड़ी बोली गद्य बहुत परिनिष्ठित गद्य बन गया, सुसंस्कृत गद्य बन गया। और उस गद्य में प्रेमचंद आगे चलकर जिस उपन्यासों की एक बड़ी श्रृंखला, जिस 300 कहानियों के लेखन की एक बड़ी श्रृंखला हमें प्रस्तुत करते हैं, उसका वास्तव में जो संस्कृतनिष्ठ रूप है वो महादेवी वर्मा की गद्य रचनाओं में, प्रसाद की तितली और कंकाल जैसी औपन्यासिक रचनाओं में, या उनकी जो गुंडा जैसी कहानी अगर हम देखें, या मधुआ जैसी कहानियां हम उनकी देखें, और आकाशदीप जैसी कहानी अगर हम देखें, तो ये इस बात का प्रमाण है। पंत ने पल्लव की भूमिका में जो गद्य का परिचय दिया वो अद्भुत है, उल्लेखनीय है। उस गद्य को पढ़कर उसमें एक काव्य तत्व का बोध हमें होता है। महादेवी जब गद्य लिखती हैं तो उसमें एक तरह से गीत ही गद्य का सृजन वो करती हैं, चाहे वो स्मृति की रेखाएं हों, पथ के साथी हो, श्रृंखला की कड़ियाँ हों, उनकी एक से एक बेहतर रचनाएं। इसी तरह निराला की जो औपन्यासिक रचनाएं, कथात्मक रचनाएं हैं, वो भी अद्भुत हमें दिखाई देती हैं। बिल्लेसुर बकरिया की बात करें या अन्य उनकी रचनाओं की। तो कुल मिलाकर छायावाद और फिर प्रेमचंद और प्रेमचंद के औपन्यासिक और कथात्मक रचनाओं के अतिरिक्त हिंदी आलोचना का ये एक उद्भव विकास भी इसी गद्य की विकास यात्रा का परिचायक बनकर हमारे सामने आता है। और प्रेमचंद के बाद अगर हम देखें तो फिर तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी गद्य साहित्य की अनेक विधाओं की एक सुदीर्घ सशक्त परंपरा हमें उपलब्ध होती है। उनमें बहुत सारे रचनाकार जुड़ते चले जाते हैं प्रेमचंद के बाद, जिनमें हम अगर उल्लेख करें तो धर्मवीर भारती को, अज्ञेय को, बच्चन को हम याद कर सकते हैं, हम माखनलाल चतुर्वेदी को याद कर सकते हैं, हम सुभद्रा कुमारी चौहान को याद कर सकते हैं। इसी तरह से जो हालावाद के रचनाकार थे या जो नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि में कविता कर रहे थे, वो गद्य लेखन के माध्यम से भी अपनी लेखनी का बहुत विधिवत परिचय हमें दे रहे थे। तो मित्रों, हम देख सकते हैं कि आज तक लगातार अनेक आयाम हिंदी गद्य में अब
अनुशासन के आधार पर धार्मिक साहित्य भी लिखा जा रहा है, सांस्कृतिक साहित्य भी लिखा जा रहा है, दलित साहित्य भी लिखा जा रहा है, स्त्री विमर्श का साहित्य भी अब लिखा जा रहा है और आदिवासी विमर्श भी अब लिखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे विमर्श भी अब हिंदी गद्य की इस विकास यात्रा के साथ जुड़ गए हैं और हिंदी गद्य आज अपने आप में एक आत्मनिर्भर और बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय रूप में विश्व साहित्य के समक्ष उपस्थित हो रहा है। इस विषय को, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है और अधिकांश पक्षों पर चर्चा करने के बाद अभी हम यहाँ विराम लेते हैं, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।